वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के सेकंड पेपर के बारे में। और आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी सोशियोलॉजी के पेपर 2 की वीडियोज़ बनाइए, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में हम लोगों को जानना है, यानी लिंग और समाज। यानी कि एक प्रकार से समाज में जो खास करके महिला और पुरुष के बीच में जो भेद है या महिलाओं की क्या सिचुएशंस है, क्या स्थितियां हैं, इसको तो आप जानेंगे। और महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। समाज और जो है एक प्रकार से लिंग यानी कि जेंडर, इनसे क्या कोरिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित होते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स पर और तमाम प्रकार के नियम कायदे जो बने हैं सरकार के द्वारा, जो स्त्रियों के को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। ओवरऑल सिलेबस, हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियोज़ के माध्यम से आप रिवीजन कर पाएंगे अपने संपूर्ण सिलेबस का। महासंग्राम रिवीजन क्लास है ये 2024 और 2025 की परीक्षाओं के लिए। आने वाले समय में यह लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि आपकी परीक्षा लगी हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, या ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित फॉर्म में होती हैं या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चूँकि इसमें छोटे प्रश्नों को भी मैंने रखा है, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूँकि मैंने वन लाइनर भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा है वीडियो। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। BA 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र सेकंड पेपर जेंडर एंड सोसाइटी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न पहला। तो तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को बारीकी के साथ भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समाज में लिंगों के बीच शारीरिक और जैविक स्तर पर क्या अंतर है। शारीरिक व जैविक यानी कि फिजिकली एंड जो है एक प्रकार से जो जैविक तरीके से, जैविक भी एक प्रकार से जैसे मानवीय स्तर पर एक जैविक मतलब होता है जो शारीरिक टाइप का ही होता है, जैविक भी। ठीक है, तो जैविक जो स्तर पर या शारीरिक स्तर पर जो लिंग के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है, तो उनके बीच शारीरिक और जैविक अंतर सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, चूँकि प्रकृति के द्वारा ही ऐसा अंतर देखने को मिलता है। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो महिला और पुरुष के शरीर में बहुत कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, उनकी बनावट भी अलग अलग होती है, पुरुषों की महिलाओं की। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो भी एक प्रकार से ऐसे गे हो गए या लेस्बियन हैं, तो इन सभी के भी एक प्रकार से अलग अलग जननांग होते हैं, उनकी बनावट अलग अलग होती है, उनकी लंबाई और चौड़ाई यानी कद काठी, शरीर का आकार, ये सब भी अलग अलग होता है। हर एक प्रकार से जो अलग अलग लिंग के प्राणी होते हैं, आकार प्रकार सबका, वक्ष स्थल जो होता है उन सभी में अंतर होता है। शरीर में बालों की भिन्नता भी होती है, जैसे महिलाओं के शरीर में आप देखते हैं उनके बाल जो होते हैं, सर के बाल काफ़ी घने होते हैं और काफ़ी मुलायम होते हैं। पुरुषों के जो बाल होते हैं वो सर में थोड़ा कम, लेकिन एक प्रकार से उनके बाकी शरीर में बाल ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये सब अंतर देखे जा सकते हैं। तो समाज में लिंगों के बीच शारीरिक और जैविक अंतर जो है ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से या एक प्रकार से जब से मनुष्य के बीच में डिफरेंस हुआ है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के अंतर, चूँकि हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और समाज अध्ययन करता है मनुष्य समाज का। समाज किसके बारे में अध्ययन करता है, मनुष्य के जो संबंध होते हैं खास करके, यानी कि जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और समाज किसे कहते हैं, तो केवल मनुष्यों के बीच में पाए जाने वाले संबंध को हम समाज कहते हैं। समाज शास्त्र उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में पाए जाते हैं। जानवरों के बीच के संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र अभी तक नहीं कर रहा है, भविष्य में करे या ना करे उसको लेकर के अभी चर्चा जो है बाकी है, और कई सारे विद्वान इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। बहरहाल दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लैंगिक गुणसूत्रों से आप क्या समझते हैं। लैंगिक गुणसूत्र मतलब कि ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो ये डिफाइन करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, इसमें स्त्री की जैविक संरचना 2 आधारभूत कोषों से होती है, वहीं पुरुष की 1 कोष से होती है। ठीक है, स्त्रियों के लिए XX गुणसूत्र की आवश्यकता होती है और पुरुषों के लिए XY गुणसूत्र अनिवार्य होते हैं। यानी कि अगर आपको बता दूं, देखिए पुरुषों में बेसिकली पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े भैया? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े मनुष्य मतलब किसमें? अब एक्स वाई जो होते, जब क्या होता है, पुरुष का एक्स मान लेते हैं, पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स मिलकर के क्या बन जाएंगे? एक्स एक्स, यानी कि कौन पैदा होगा? लड़की बनेगी। ठीक है, पुरुष का एक्स ये आकर के इससे एक्स से मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? लड़की ही बनेगी। ठीक है, ऐसे ही पुरुष का जो वाई गुणसूत्र होगा महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर वाई आकर के एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई बन जाएगा। इस तरीके से एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से ये तो ये लड़का बनेगा। तो यानी कि लड़का होने के 50% चांस और लड़की होने के भी 50% चांस होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है ये महिलाओं का द्योतक है, महिलाओं का गुणसूत्र होता है, और पुरुषों का एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन से महोदय, समाज में हिंदू परिवार की स्थिति कैसी है उसके बारे में बताएं। समाज में हिंदू परिवार की स्थिति कैसी है, थोड़ा उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू परिवार की स्थिति जो समाज में है, पहली बात, प्रथाओं और परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान हिंदुओं में दिया था। यानी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको हिंदू लोग एक प्रकार से उचित स्थान देते हैं और ज़बरदस्त तरीके से इसका पालन करते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें, दूसरी बात, परिवार रूपी संस्था में सर्वाधिक प्रचलित है संयुक्त परिवार। यानी कि आप देखते परिवार में अगर देखेंगे तो हिंदुओं में ज्वाइंट फैमिली होती है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो सब होते हैं, यानी भाई बहन सब उसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर के ज्वाइंट फैमिली हिंदुओं में बेसिकली गाँव वगैरह में या समाज में पाई जाती है, हिंदू बाहुल्य समाजों में। परिवार का जाति व्यवस्था पर निर्भरता, इसमें परिवार की जाति व्यवस्था पर निर्भरता भी आपको दिखाई पड़ती है, क्योंकि परिवार जो होता है एक कास्ट सिस्टम पर आधारित होता है। जाति व्यवस्था पूरा का पूरा आप देखेंगे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था में जैसे कि आप देखते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इन्हीं 4 वर्णों से अलग अलग प्रकार की जातियाँ निकली हैं। ठीक है, चौथी बात, समाजीकरण की प्रकृति और लिंग, यानी समाजीकरण मतलब होता है सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रकृति भी पाई जाती है, मतलब कि समाज में बच्चा धीरे धीरे करके अपने परिवार से, आस पड़ोस से, क्रीड़ा स्थल से, विद्यालय से, सभी जगहों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वही समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। बिना समाजीकरण के कोई बच्चा एक समाज का प्राणी नहीं बनता है। यानी कि बच्चे का जब तक समाजीकरण नहीं होता है, सोशलाइजेशन नहीं होता है, तब तक वह एक सामाजिक प्राणी कहलाने के योग्य नहीं होता है। जब उसका सोशलाइजेशन हो जाता है तब वो सामाजिक प्राणी कहलाता है। ऐसे कई बालक जो कि अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, जैसे कि बालिका अन्ना, कैस्पर हाउजर, रामू नाम का लड़का लखनऊ स्टेशन पर मिला था, जो कि एक प्रकार से समाज में नहीं रहा था, कहीं जंगल से आया था, तो वो जानवरों जैसा व्यवहार करता था, जानवरों से 4 ऐसे हाथ पैर से सभी से चलता था इस तरीके से। और खाना खाने के लिए ऐसा नहीं कि भाई हाथ से उठाकर खाता था, नहीं, मुंह से खाता था, जीभ निकाल के बाहर। तो ये सब चीज़ें होती। कुछ दिनों तक जीवित रहा, उसके बाद में जो है देहांत हो गया, उसका मृत्यु हो गई, चूँकि वो समाज के नियम कायदे को या समाज में जो प्रचलित तौर तरीके थे उसको फॉलो नहीं कर पाया, मनुष्यों को एक प्रकार से वो एडजस्ट नहीं कर पाया, चूँकि एक प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। अगली बात, समाजीकरण की दृष्टि से नारी की भूमिका भी एक प्रकार से हिंदू समाज में, हिंदू परिवारों में होती है। पुरुष वंश चलाते हैं और नारी को एक प्रकार से देवता के रूप में, यानी कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, ये सिद्धांत हिंदू परिवारों में रहा है। नारी को देवी दुर्गा की भांति देखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगली बात है, विधवा होना भी एक सामाजिक अभिशाप होता है। यानी अगर मान लेते हैं कोई पत्नी का, एक प्रकार से किसी स्त्री का हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई उसने कोई ना कोई गलत कर्म किया होगा, या इस प्रकार से उसको कोई दंड मिल रहा है। ठीक है, तो विधवाओं को पहले विवाह का अधिकार नहीं था। फिर क्या हुआ, जब विधवाओं का पहले विवाह का अधिकार पहले कुछ ज़माने में शायद हुआ करता था, बीच में आकर के मध्यकाल तक ये एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया। सती प्रथा यहीं से आई। ये एक प्रकार से प्राचीन प्रथाएं नहीं थी, जिसका मन होता था सती होती थी, जिसका मन होता था नहीं। लेकिन 1829 तक आते आते जो है इसमें कानून बनाया गया, और तमाम प्रकार के राजा राम मोहन राय और ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने मिल करके इसको ख़त्म किया। तो ये महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में। अगला है, लिंग की सामाजिक भूमिका व आयाम बताइए। लिंग माने होते हैं जेंडर। पहली बात, नारी शरीर। ठीक है, ये सामाजिक भूमिका और आयाम। पहली बात नारी शरीर, ये भूमिका। दूसरी, समाज में लिंग की केंद्रीयता है।
तीसरी बात, समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद स्थिति है, पुरुष प्रधान है, ठीक है। लिंग संबंधी आधुनिक और परंपरागत अवधारणाएं तमाम सारी, ये सब इसकी भूमिका या उसके आयाम डिसाइड करते हैं। समाज में व्याप्त लैंगिक विभिन्नताएं जो हैं, ये लिंग की सामाजिक भूमिकाएं हैं, ठीक है। तो लिंग के हिसाब से आप देखते हैं तमाम प्रकार के फैक्टर समाज में काम करते हैं। जैसे कि पुरुष प्रधान एक प्रकार से आप देखते भारतीय समाज रहा है, लेकिन स्त्री को एक प्रकार से हमेशा देवतुल्य माना गया है और स्त्रियों की इज्जत रिस्पेक्ट हमेशा करी गई है। स्त्रियों को वो सारे अधिकार हिंदू धर्म में जो दिए गए पहले, बाकी किसी धर्म में आपको स्त्रियों के इतने अधिकार नहीं दिखाई पड़ेंगे जितना हिंदू धर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, निजी सार्वजनिक द्विविभाजन किसे कहते हैं? निजी सार्वजनिक द्विविभाजन किसे कहते हैं? तो आधुनिक समाज में निजी माने प्राइवेट और सार्वजनिक माने होता है सरकारी। तो सरकारी और प्राइवेट रूप से, मतलब प्राइवेट और सरकारी रूप से भी लिंग के आधार पर द्विविभाजन पाया जाता है, निजी और सार्वजनिक। जैसे कार्यक्षेत्र, कार्य के वेतन, निर्णय लेने क्षमता में, नेतृत्व की क्षमता आदि में। पुरुष बच्चों के लालन पालन में, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन जी सकता है, जबकि स्त्रियां बच्चों के लालन पालन में आप देखते हैं उनके स्वास्थ्य आदि की देखभाल में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा देती। कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से स्त्रियों की समाज में भूमिका है वो थोड़ी अलग है और पुरुषों की भूमिका समाज में अलग है, ठीक है। ये जैसे स्त्री हैं तो बच्चों का पालन पोषण घर में करेंगी, घर में ही तमाम प्रकार के नियम कायदे जो होते हैं उनको फॉलो करके वो आगे, मतलब कि बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी से संबंधित तमाम प्रकार नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने का, कार्य के वेतन, कार्य क्षेत्र, ये सब पुरुषों के अधीन बेसिकली पाए जाते हैं, दिखाई जाते हैं समाज में। बाकी इन सभी में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है वर्तमान समाज में। स्त्री पुरुष एक प्रकार से इन दोनों को समभाव से देखा जाने लगा, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 6ठा क्वेश्चन से, पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं? पितृसत्तात्मक की ऐसा समाज जिसमें पिता प्रधान होता है। जिस समाज में शक्ति व सत्ता पुरुष के हाथ में होती है उस समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, आदर्श समाज किसे कहते हैं? आदर्श समाज मतलब आइडियल सोसाइटी किसे कहते हैं? तो जिस समाज में सबको समानता का अधिकार मिलता है, सभी को स्वतंत्रता दी जाती है, परिवार के सभी सदस्यों को अपना विचार और अपने व निर्णय लेने का अधिकार उनको दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निष्पक्षता से पालन कर सकता है, तब वह समाज आदर्श समाज कहलाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन 3 लाइन के माध्यम से आदर्श समाज के बारे में जान गए, लेकिन इसको अगर आप बना करके लिखना चाहें तो बहुत बड़ा उत्तर भी इसका बना करके लिखा जा सकता है। क्लियर? आगे देखेंगे, 8वां क्वेश्चन आ चुका है, विद्वानों ने समाज में परिवार को किस रूप में देखा है, स्पष्ट करें। तो विद्वानों ने परिवार को मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन के सातत्य की निरंतरता बनाए रखने का प्रमुख साधन माना है, और मानव जीवन का सबसे सुखद और संतोषप्रद आश्रय जो है वो परिवार ही है। यानी परिवार जब कहीं से थका हारा आता है, मतलब कि व्यक्ति तो परिवार में ही जा कर के एक प्रकार से अपनी सुख दुख को, ठीक है, अपनी इच्छाओं को और अपने जो है एक प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं उसको बताता है अपने परिवार वालों से। यानी परिवार जो होता है वो सुख दुख में व्यक्ति का सहयोगी होता है, तो परिवार की बड़ी भूमिका है। और समाज में परिवार जो होता है वो मनुष्य के विकास की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, समाज में प्रचलित मान्यताओं का नारी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? तो समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जो विश्वास हैं, उनके विशेष स्वरूपों ने नारी की परिस्थिति यानी उसकी सिचुएशन और छवि दोनों को निम्न और हीन बनाने में विशिष्ट भूमिका अपनाई है। लेकिन वर्तमान में आकर के इन चीज़ों में कमी आई है। मध्यकाल में आप देखते हैं स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। प्राचीन काल में, वैदिक काल में आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति बड़ी उच्च हुआ करती थी, स्त्रियों को एक प्रकार से बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। लेकिन मध्यकाल तक आते आते क्या हुआ, स्त्रियों की स्थिति डाउन पड़ी और फिर वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति अब ठीक ठाक एक प्रकार से आप मान सकते हो। क्लियर? आगे देखेंगे, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पुरुष प्रधानता की हानिकारक स्थिति क्या है, प्रकाश डालिए। तो समाज में एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाए, इससे बड़ी पीड़ा और सामाजिक त्रासदी क्या हो सकती है? यानी किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती उससे कोई काम करवाएं तो इससे बड़ा कष्ट, दूसरे जो गुलाम बन करके काम करे उसको, उससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता। उसको आप 2 झापड़ मार दो तो चलेगा, लेकिन उसको आप टॉर्चर करो, बार बार ये कर लो वो कर लो, ऐसे दबा करके आप 50 बार किसी से कहोगे तो कष्ट होता है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो इससे बड़ी पीड़ा और सार्वजनिक त्रासदी माने बहुत बड़ा दुख होता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। रोती गिड़गिड़ाती और दया की भीख मांगती छोटी छोटी लड़कियों के साथ जब लोग बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं,
उनको एक प्रकार से अंधकूप में यानी कुएं में डाल देते हैं, हत्या करके उनको कुएं में फेंक देते हैं। क्या यही इंसानियत के लक्षण है? ये बिल्कुल गलत है। जब ऐसे कांड हमारे समक्ष आते हमारे समाज में, तो ऐसे दोषियों को एक प्रकार से बिना जज और कोर्ट के ऐसे चौराहे पर टांग देना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के केस में निष्पक्ष जांच जरूरी है, इसीलिए न्यायालय का सहारा लिया था। न्यायालय ने बड़ा एक प्रकार से काम किया है इस मुद्दे पर, और आज वर्तमान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो इस प्रकार के जो गलत काम लोग करते हैं, छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार करते हैं और इस तरीके से उनको एक प्रकार से उनसे भीख, कुछ लोग हैं कि भाई कुछ भीख मंगवाते हैं लड़कियों से, छोटी छोटी लड़कियों से, या ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स आपको शहरों वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो उन सभी के ऊपर केस या उन सभी के ऊपर एक प्रकार से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार इसमें एक प्रकार से आगे बढ़ करके आ रही सामने, और कई प्रकार के नियम कायदे इसमें बना चुकी है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, महिला को पुरुषों की तुलना में निरंतर आंकने की मतलब कि निम्नतर आंकने के कौन कौन से कारण है? यानी महिलाओं को हमेशा पुरुषों से थोड़ा नीचे ही आंका गया है। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड अपने आप को समानता और स्वतंत्रता की गुहार लगाता है और हमेशा ये कहता है कि भाई जो है ये स्त्री पुरुष समान, और ये तमाम प्रकार के ढिंढोरा पीटते हैं बॉलीवुड वाले। लेकिन वही बॉलीवुड में जो हीरो का एक प्रकार से सैलरी या हीरो का जो एक पिक्चर की वो होती है लगभग करोड़ों में होती है, लेकिन स्त्रियां जो है 5 से 6 लाख पा जाए वही बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो हीरोइन होती हैं बहुत कम पैसे में काम पाती हैं। ठीक है, और उनका एक प्रकार से शोषण हो तो अलग सी बात है। तो महिला को पुरुषों की तुलना में निम्नतर आंकने के कई कारण है। पहला कारण है महिलाओं के घरेलू कार्य को अनुत्पादक समझना, यानी जो महिला का जो घरेलू काम है, जो घर में वो काम करती हैं, उसको काम ना समझना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पुरुष प्रधानता के कारण अधिकारों में असमानता आई है। क्योंकि पुरुष प्रधान वर्ग रहा तो पुरुषों को हमेशा पहले प्रीफर करा गया, स्त्रियों को बाद में। तीसरी बात, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी भी पड़ती है। ठीक है, महिलाओं को कभी कभी घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। कितना भी एक प्रकार से पुरुष को आप कह दो कि एक बच्चे की देखभाल करो, तो जितना एक स्त्री अच्छे तरीके से बच्चे की देखरेख कर लेगी वो उतना एक पुरुष नहीं कर पाएगा। या मैनेजमेंट वाले काम या संयोजन या आयोजन वाले काम जितना स्त्री एक अच्छे तरीके से सज्जा वगैरह के काम कर पाएगी उतना एक पुरुष नहीं कर पाएगा। ठीक है, चौथी बात, पारिवारिक कार्यों में निर्णायक भूमिका का ना होना। तो ये तमाम प्रकार के पहलू हैं, कारण हैं, जिसके कारण से महिलाओं की स्थिति निम्न है समाज में। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 12वां क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। 20वीं सदी में किस आंदोलन ने एक विश्व प्रसिद्ध नारी आंदोलन का रूप ले लिया था? बताएं। तो वीमेन लिब आंदोलन जो था, इस आंदोलन ने 20वीं शताब्दी में एक विश्व प्रसिद्ध नारी आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष आया। 13 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड सेक्स किसकी बहुचर्चित पुस्तक है? बड़ी फेमस पुस्तक है। सीमोन द बोयर या बोवार, कहीं कहीं पर लिखा रहता है बेवायर। ठीक है, बेवायर या बोयर, सीमोन द वेयर की पुस्तक है द सेकंड सेक्स, बड़ी फेमस पुस्तक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द फेमिनिन मिस्टिक्स, ये इस पुस्तक को किसने लिखा है? द फेमिनिन मिस्टिक्स पुस्तक को लिखा है बेट्टी फ्राइंडन ने। ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की मौलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, धर्म की पहली विशेषता होती है अलौकिक सत्ता में, अलौकिक शक्ति में धर्म विश्वास होता है। दूसरी बात, मानसिक उद्वेग अथवा भावनाएं इसमें समाहित होती हैं। धार्मिक व्यवहार भी किए जाते हैं। धार्मिक सामग्री, श्रेष्ठता की भावना, धार्मिक संस्करण और धार्मिक अनुष्ठान ये धर्म की मौलिक विशेषताओं में शामिल होते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल ये लेक्चर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आप जब भी लिख रहे होंगे आपके प्रश्न तो आपके लिए उपयोगी होंगे और अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, धार्मिक अनुष्ठान से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक धर्म में कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान संपादित किए जाते हैं, जैसे कि विशेष धर्म में कुछ नृत्य वगैरह होते हैं, डांस वगैरह, भजन कीर्तन होते हैं, हवन, उपवास, कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन उस दौरान किया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से क्या है? धार्मिक अनुष्ठान इसी सब टाइप के होते हैं जिसमें आप भजन कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, हवन, पूजा, उपवास ये सब करते हैं, यही धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृति की विशेषताएं या प्रकृति क्या है स्पष्ट कीजिए। पहली बात, संस्कृति सीखी जाती है। दूसरी बात, संस्कृति हस्तांतरित होती है, यानी संस्कृतियों को आप सीखते हैं, कल्चर को आप सीखते हैं। संस्कृति क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यानी कि आप क्या करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि आपके दादा ने आपके पिताजी को कुछ बताया होगा, आपके पिताजी ने आपको कुछ बताएंगे, आप अपने मतलब आपसे आपके बच्चे सीखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चा सीखता रहता है
और ये एक प्रकार से जेन्युइन है, ये आनुवांशिक रूप से लोग सीखते रहे, देख करके, सुन करके, समझ करके। तो संस्कृति हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित का मतलब यही है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। संस्कृति सामाजिक होती है, सोशल होती है। संस्कृति का स्वरूप जो होता है वो अस्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तन होता रहता है इसमें, ठीक है। संस्कृति में भौतिक व अभौतिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा संस्कृति सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होती है। हमेशा संस्कृतियां हर एक समाज में कहीं ना कहीं भी विद्यमान नहीं हैं और उनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। इसके अलावा संस्कृति संचयी होती है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत किसका समावेश होता है? तो उन वस्तुओं का समावेश भौतिक संस्कृति के अंतर्गत होता है। भौतिक संस्कृति मतलब होता है जो फिजिकल कल्चर होती है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। तो भौतिक संस्कृति का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये रिमोट है, ये रिमोट भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ये पेन है आपका, भौतिक संस्कृति, ये पेन भौतिक संस्कृति, ये पुस्तक भी भौतिक संस्कृति है, ठीक है। ऐसे जितने भी चीज़ें यहाँ पर प्रोडक्ट, कुर्सी, मेज, टेबल, ठीक है, यहाँ तक कि ये माइक वाइक जो भी लगा हुआ है, ये सब भौतिक संस्कृति, यानी जिसको आप छू सकें, जिसको आप देख सकें, जितने भी आपको एक प्रकार से साधन है, पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब भौतिक संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभौतिक संस्कृति क्या हुए? अभौतिक संस्कृति के मतलब होते भैया, जैसे कि मान लीन आपके विचार में परिवर्तन आ जाए, आपके सोचे क्षमता या आपके जो है विश्वास में, लोक रीति में, इस तरीके के तमाम प्रकार के जब परिवर्तन सामने आते हैं तो वो होती हैं अभौतिक संस्कृति, यानी विचार, भावना, पढ़ाई लिखाई, ये सब होती हैं, ठीक है। तो अभौतिक संस्कृतियों को आप ना तो देख पाते हैं और ना ही सुन पाते, मतलब कि देख नहीं पाते हैं और ना ही उसको छू पाते हैं, बस केवल महसूस कर पाते हैं। यानी अभौतिक संस्कृतियाँ बेसिकली एक प्रकार से वो अनटचेबल होती, मतलब वो एक प्रकार से आप उसको ना तो छू सकते, डोंट टच एंड डोंट सीन, आप ना तो छू सकते ना ही उसको टच कर सकते हैं, यानी कि वो अमूर्त होती हैं। लेकिन भौतिक संस्कृतियाँ मूर्त होती हैं। उन वस्तुओं का समावेश होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि और छुआ जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि कपड़ा हो गया, कार है, टीवी है, रेल है, कंप्यूटर है, ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति क्या है? अभौतिक संस्कृति से मतलब होता है अमूर्त तत्व। अमूर्त मतलब जिसका कोई साकार रूप ना हो, जिसका कोई मूर्त ना हो, ये मूर्त होती है भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारे विश्वास हो गए, हमारे विचार हो गए, हमारी प्रथाएं हैं, आदर्श, नियम, कायदे हैं, मान्यताएं हैं, ज्ञान है, कानून है, मूल्य है, धर्म है, कला है, भाषा है, साहित्य है, ये सब एक प्रकार से हम केवल महसूस करते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। इनको हम छूते नहीं हैं, ना इसको देखते हैं। कभी आपने देखा कि भैया वो प्यार उड़त जात है, वादे प्यार हुए उ जात है, वो घृणा जात ही उड़त, ई मूल्य हुए जात है, ई धर्म के नियम हुए कोनो उड़त जात है, ठीक है। कबो देखो या धर्म पीला पीला धर्म हुआ है, नीला धर्म हुआ है, क्यों कहना है पीला धर्म। कबो दिखाए पर आपकी धर्म कौन मेरे होते, 4 हाथ होते धर्म के कि 5 ठो गोड़ होते हैं, नहीं दिखाई नहीं पड़ती। ये मान्यताएं हैं और मान्यताएं दिखाई नहीं पड़ती, ना तो आप उसको छू सकते हैं, तो इसीलिए ये अभौतिक संस्कृतियाँ होती। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 20 नंबर क्वेश्चन से, जनक परिवार व जनन परिवार किसे कहते हैं? जनक परिवार और जनन परिवार दोनों में क्या अंतर है? जनक परिवार मतलब होता है भूमिकाएं जैसे शैशव, बचपन और किशोरावस्था में बदलती रहती हैं, ये होती जनक परिवार। उनमें उत्तरदायित्व का बोध, मतलब कि बोध नहीं होता है। जबकि जनन परिवार जो होता है उसमें भूमिकाएं विवाह के बाद पति के रूप में, पिता के रूप में और धनार्जन कर्ता के रूप में, पितामह के रूप में तथा अवकाश प्राप्त व्यक्ति के रूप में विविध अपेक्षाओं और दायित्वों वाली होती हैं। कुल मिलाकर के जनक परिवार और जनन परिवार, ये दोनों, जनन माने होता है एक प्रकार से भाई जो है शैशवा, मतलब कि जनक परिवार क्या होता है आपका, जनन परिवार भूमिकाएं विवाह के बाद पति के रूप में, पिता के रूप में, ये सब चीज़ें आपके समक्ष आती हैं। तो ये होता है जनक परिवार और जनन परिवार, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 21 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। स्वयं महिलाओं के द्वारा किन अधिकारों की मांग को लेकर के आंदोलन किए गए हैं? तो पुरुषों के समान अधिकार को लेकर के आंदोलन किए गए, आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर के आंदोलन हुए हैं, मत अधिकार यानी कि वोट डालने के अधिकार को लेकर के, शिक्षा व प्रशिक्षण की सुविधा के अधिकार को लेकर के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक जीवन से संबंधित अधिकारों आदि की मांग को लेकर के आंदोलन किए गए हैं लगातार, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से, दूसरे आंदोलनों से भिन्न नारीवादी आंदोलनों की क्या विशेषता थी? तो एक प्रकार से जो नारीवादी आंदोलन रहे उनकी क्या विशेषता रही है?
तो पश्चिमी देशों तथा भारत में नारियों के अधिकार से संबंधित अधिकांश आंदोलनों का नेतृत्व पुरुषों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद में जब एक प्रकार से ये मतलब पुरुषों के द्वारा ही किया गया नारीवादी आंदोलन बेसिकली, बाद में नारी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके सामने आई। अगला क्वेश्चन है महिला आंदोलनों की सक्रियता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो महिलाओं को पुरुषों के समान अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक और वैवाहिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। जो पुरुषों को प्राप्त थे वो महिलाओं को मिलने शुरू हुए, जिससे स्त्रियों की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें व्यवहारिक रूप से काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर भारत में महिला शिक्षा के प्रसार प्रचार को लेकर के, बाल विवाह और पर्दा प्रथा को बैन यानी उसके विरुद्ध सराहनीय कार्य करने को लेकर के, विधवा विवाह के पक्ष में भी आवाज़ उठाने को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी जाने जाते हैं। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक हैं आप। क्लियर, आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहचान किस रूप में की जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी संघ की स्थापना के स्त्रियों के सुधार के लिए कई कार्य किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति मान सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये एक प्रकार से बहुत ही बुद्धिमान थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड के पास कूट कूट कर भरा हुआ था। स्त्री शिक्षा को लेकर के बड़ा काम किया, स्त्रियों की स्थिति सुधारी इन्होंने बहुत ज़्यादा। भारत में स्त्री आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में किसका विशेष योगदान रहा है। तो इसमें स्त्री मतलब भारत में स्त्री आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में मार्गरेट नोबेल का, एनी बेसेंट का और एनी बेसेंट तथा मार्गरेट का विशेष योगदान रहा इसमें। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किन किन महिला संगठनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यानी कौन कौन से ऐसे महिला संगठन नए हैं जिन्होंने एक प्रकार से महिला आंदोलन को एक प्रकार से चिंगारी को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसको दहकती हुई ज्वाला में झोंका। देखिए मतलब कि उस आंदोलन को भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद पहली, दूसरी भारतीय महिला समिति, तीसरी विश्वविद्यालय महिला संघ, चौथी भारतीय ईसाई महिला मंडल, पांचवी अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था और अगली है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट। ये सभी स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक प्रकार से तमाम प्रकार की संस्थाएं जो हैं ये रही हैं स्त्रियों की डिमांड और स्त्रियों के अधिकार स्त्रियों को दिलाने के लिए। ठीक है, आंदोलन करने में सहायता दिया है स्त्रियों की। 28 नंबर क्वेश्चन है शिशु गृहों तथा व्यवस्था संबंधी कानून क्या है, यह किस सन में बनाया गया था। तो शिशु गृहों यानी शिशुओं के रहने का स्थान, उसकी व्यवस्था संबंधी कानून 1976 ईस्वी में बनाया गया। इसके अनुसार 30 स्त्री श्रमिकों वाले कारखाने में शिशु गृह का होना आवश्यक है। यानी जहाँ पर 30 महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पर एक प्रकार से एक बच्चों के, चूँकि महिलाएं जब काम करती हैं तो महिलाओं को अपने बच्चों को घर पे वो छोड़ करके नहीं आती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर ममत्व होता है, प्रेम होता है, तो अपने बच्चे को घर पे सुला करके नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रकार से कारखाने में ही व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो है या फिर ताकि बच्चे वहाँ पर रहें, खेले कूदें, उनकी व्यवस्था करी। तो 30 स्त्री श्रमिक अगर हैं तो ऐसे कारखाने जहाँ पर 30 महिलाएं काम करती, वहाँ पर एक शिशु गृह यानी बच्चों के रहने का स्थान होना चाहिए ताकि बच्चों को जब वो लेकर के जाएँ तो वहाँ पर वो खेल कूद सकें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या है। इसके अनुसार विवाह के समय लड़की की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है। अगर 18 साल से नीचे किसी लड़की की शादी होती है या 21 साल से नीचे किसी लड़के की शादी होती है तो ये एक प्रकार से कानूनी हिसाब से वैध नहीं माना जाता है, ये कानून का आप उल्लंघन करते हैं। ठीक है, यानी बाल विवाह को रोक दिया गया, चूँकि पहले बाल विवाह 12 साल पर ही कर देते थे, बाद में 3-4 साल पर गौना आता था, बच्चों को पता ही नहीं होता था कि मेरा विवाह किससे हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम से महिलाओं को क्या लाभ है। तो इस कानून के अंतर्गत स्त्री को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हुआ है, वह चाहे तो उस विवाह को रद्द घोषित करा सकती है। यानी 18 साल से कम अगर लड़की का विवाह माता पिता ने ज़बरदस्ती कर दिया है तो कानून का सहारा लेकर के वो उस विवाह को रद्द कर सकती है, उस विवाह को एक प्रकार से ख़त्म कर सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, अंतर्विभागीय समन्वय समितियों का गठन किस लिए किया गया है। तो केंद्र तथा राज्य सरकार या राज्य स्तर पर महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियमों का ठीक से पालन कराने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय समितियों का गठन किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन क्या है। विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसका कार्य होता है महिलाओं को प्रशिक्षित करना, महिलाओं को एक प्रकार से ट्रेनिंग देना, उन्हें ऋण
और बाजार की सुविधा दिलवाना तथा उत्पीड़न की शिकायतों पर हस्तक्षेप करके महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, ये विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक प्रकार से काम रहा है। इसके एक प्रकार से जो है चीज़ें रही हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका 33 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, प्रौढ़ महिलाओं के लिए, प्रौढ़ माने ऐसी महिलाएं जो थोड़ी बड़ी हैं, शादी हो चुकी है, 30-32 साल की, 35 साल की, उनको प्रौढ़ महिला। तो प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण क्या है? तो यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु की उन स्त्रियों को प्रशिक्षित कराने के लिए है जिन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त हो और प्रशिक्षण के बाद अध्यापिका बने, बाल सेविका बने, स्वास्थ्य निरीक्षिका, नर्स, दाई आदि का काम कर सकें। इस तरीके से 18 से 30 वर्ष की आयु को ऐसे प्रशिक्षण दें ताकि वो एक प्रकार से इन सभी काम में भाग मतलब कि ले सकें। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता का क्या उद्देश्य है? तो इस कार्यक्रम का, यानी प्रौढ़ महिलाओं के लिए जो प्रकार्यात्मक साक्षरता का कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य 15 साल से लेकर के 45 साल की आयु समूह की महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य, भोजन और पोषण, गृह प्रबंधन और शिशु देख रेख, पाठशाला और व्यवहारिक योग्यता के बारे में अनौपचारिक शिक्षा देना। अनौपचारिक मतलब कि ऐसी शिक्षा होती है जो कि जब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, इसका कोई नियम कायदा नहीं होता है। ये बताना, व्यवहारिक नॉलेज जो होता है अनौपचारिक होता है, इसको कहते हैं कढ़ाई। जैसे कहते हैं एक होते पढ़ा है, एक होते कढ़ा है। तो अनौपचारिक शिक्षा मतलब होता है कढ़ा होना और औपचारिक शिक्षा मतलब होता है पढ़ा होना। ठीक, किताबी ज्ञान नहीं, उसको प्रैक्टिकली ज्ञान दिलवाना। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नारीयता से आप क्या तात्पर्य, मतलब क्या समझते हैं? नारीयता समाज व संस्कृति के द्वारा नारी का विशिष्ट निर्माण है, जिसके माध्यम से उसकी परिस्थिति जो होती है समाज में, उसकी भूमिका यानी उसका जो रोल होता है, उसकी पहचान, उसकी सोच, उसके नॉर्म्स, मूल्य, उसके मापदंड, उसकी अपेक्षाएं, इन सभी को गढ़ा जाता है, इन सभी को बनाया जाता है कि भाई एक स्त्री की समाज में क्या परिस्थिति, क्या भूमिका, क्या पहचान, क्या सोच, क्या मूल्य, क्या अपेक्षा एक समाज से स्त्री रखती है, वो होता है नारीयता। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नारीवाद पर अपने विचार प्रस्तुत करें। देखिए, नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार किया गया है तथा उसके सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक और क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है नारीवाद। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका 37 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नारीवाद के विचारात्मक मतलब विचारक कौन कौन से थे? तो कोट, लोगी, मार्टिन, रोसी, इसके अलावा सोवाल्टर, स्पेंडर, ये सभी विचारक ऐसे हैं जो कि नारीवादी विचारकों में आते हैं। इन सभी लोगों ने अपनी रचनाओं में प्रारंभिक नारीवादी लेखन कार्य किया और नारीवाद को बढ़ावा दिया, मतलब नारी के अधिकारों की बात करी इन लोगों ने। 38 नंबर क्वेश्चन से, नारीवाद 1880 से लेकर के 1960 तक के समय को किस रूप में जाना जा सकता है? तो समाजशास्त्र में नारीवाद के बारे में बौद्धिक परंपरा का प्रारंभ जो हुआ है वो यानी कि एक प्रकार से एक विचारणीय या बौद्धिक परंपरा, एक ज्ञानी मतलब एक तर्क सम्मत तरीके से 1840 से 1860 के बीच में एक प्रकार से बौद्धिक परंपरा माना जाता है नारीवादी विचारकों का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन से भैया, जीन बी एलेस्टेन के अनुसार अगर देखें नारीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत नारीवादियों का, दूसरा उदारवादी सिद्धांत, तीसरा मार्क्सवादी सिद्धांत, चौथा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत बेसिकली कार्ल मार्क्स के विचारों को फॉलो करता है और वो एक प्रकार से वो गरीब महिलाओं को लेकर के गरीब और वो अमीर वर्ग के बीच में संघर्ष की बात करता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड से संबंधित रहा है। उग्र उन्मूलन सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत ये भी एक प्रकार से अपनी विचारधाराओं से संबंधित रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डोनावान के अनुसार नारीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो डोनावान एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक सिद्धांत नारीवादी विचारकों का एक होता है, एक फ्रायडवादी सिगमंड फ्रायड से संबंधित, एक अस्तित्ववादी सिद्धांत, एक मार्क्सवादी सिद्धांत और एक उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत। तो ये तमाम प्रकार के सिद्धांत रहे कि जो नारीवादी विचारकों के एक प्रकार से रही या नारियों ने ये तमाम प्रकार के आंदोलन चालू किए, ये सभी विचारधाराएँ उनकी रहीं। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जॉर्ज लिटजर ने नारीवादी सिद्धांत को बताएं, मतलब कि उन्होंने कितने सिद्धांत बताएं? तो लिंग विभेद संबंधी सिद्धांत, लिंग असमानतावादी सिद्धांत और लिंग उत्पीड़नवादी सिद्धांत। ये एक प्रकार से जॉर्ज लिटजर महोदय ने बताया कि इन सिद्धांतों पर नारीवादी विचारकों ने काम किया। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विचारकों का उल्लेख कीजिए। तो इस सिद्धांत के मानने वालों में खास करके बेकर, मिलर, बार्निकोव, गिलिगन, केसलर और मैककेना
रुडिक और एनीटोव, ये सभी विद्वान जो है लिंग भेद संबंधी सिद्धांत, जो कि ये स्त्री एक प्रकार से समानता या स्त्री से रिलेटेड आंदोलन है, स्त्री मतलब नारीवादी सिद्धांत से संबंधित है, लिंग भेद संबंधी सिद्धांत एक प्रकार से इससे संबंधित ये तमाम प्रकार के जो विद्वान रहे हैं वो शामिल रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, उदारतावादी सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उदारतावादी सिद्धांत से लिंग असमानता की व्याख्या प्रारंभ होती है। प्रजातिवाद की भांति यौनवाद भी पूर्वाग्रह और यौन भेद पर आधारित है, जो यह मानते हैं कि स्त्री व पुरुषों में नैसर्गिक अंतर पाया जाता है और यह अंतर उनके सामाजिक भाग के अनुसार अनुरूप होता है। यानी जैसा वो कर्म करेंगी तो स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री और पुरुष को भगवान ने ही अलग बना करके भेजा है, ऐसा जो मानते हैं वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत की क्या मान्यता है? तो पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने, उसे मतलब कि उसे काम में लेने, उस पर अधिकार जमाने, उसका शोषण करने में रुचि रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। तो लिंग उत्पीड़न यही होता है। ठीक है, ये यानी पितृसत्ता एक प्रकार से हावी हो जाए। अगला क्वेश्चन से 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। नारीवादी मनोवैज्ञानिकों ने पितृसत्ता या पितृतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था माना जिसमें पुरुष नारी को अपनी अधीनता से रखता है और नारी कभी कभी इसका विरोध करती है। इसके कौन से कारण हैं? पहला कारण होता है मृत्यु का भय दिखा करके लोग दबा करके रखते हैं कि मार डालेंगे। इसके अलावा दूसरी बात, बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला सामाजिक भावात्मक पर्यावरण भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बच्चों के डर से महिलाएं नहीं बोलती हैं। तो ये कई कारण हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांतकारों की क्या मान्यताएं हैं? तो उग्र उन्मूलन नारीवादियों के अनुसार पितृतंत्र सामाजिक असमानता की महत्वपूर्ण संरचना है या पुरुष के द्वारा स्त्री के विरुद्ध निर्मित संगठन है। ये सिद्धांतकार पितृतंत्र को हिंसाकारी समूह भी मानते हैं। तो ये एक प्रकार से उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांतकार हैं, जो कि एक प्रकार से पितृतंत्र को हिंसाकारी एक समूह मानते हैं कि भाई ये हिंसा करता है स्त्रियों पर और स्त्रियों को एक प्रकार से प्रताड़ित करता है। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। समाजवादी नारीवाद सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो समाजवादी नारीवाद जो है इसका संबंध नारी और पुरुष दोनों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के उत्पीड़न के अनुभवों से है। यह बात मतलब कि वे यह बात जानने का प्रयास करते हैं समाजवादी नारीवादी विचारक कि नारी जो स्वयं उत्पीड़ित हुई है दूसरी नारी के उत्पीड़न में किस प्रकार से भागीदार है। और समाजवादी नारीवाद स्त्री समुदाय के प्रति पाए जाने वाले पूर्वाग्रहों और दमनकारी प्रथाओं से लोहा लेने की पक्ष धर रही है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नारीवाद है क्या? नारीवाद किसे कहते हैं? नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार किया जाता है और उसके सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक और क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये नारीवाद है। 49 नंबर क्वेश्चन से पितृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है? तो पुरुष की। 50 नंबर क्वेश्चन से मातृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है? तो स्त्री की प्रधानता होती है। ठीक है, बेसिकली जो प्रायः हर एक समाज या देश के समाजों में कैसी मतलब किस तरीके के जो है प्रधानता है, तो पुरुष प्रधानता ही है। 51 नंबर क्वेश्चन से सभी सामाजिक बंधन, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि किसके लिए बनाई गई हैं? तो ये महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। 52 नंबर क्वेश्चन से वर्तमान समाज में वंश परंपरा किसके आधार पर चलती है? पुरुष के आधार पर चलती है वंश परंपरा। जैसे स्त्री का शादी होती तो स्त्री का जो नाम के पीछे का टाइटल होता है उसका टाइटल पुरुष के साथ बदल जाता है। तो यानी वंश परंपरा, यानी कि फलाने का लड़का हूँ ये, कि भाई आपके पिताजी का नाम पहले आता समाज में, भाई क्या क्या लड़का हो, फलाने का लड़का। कभी ये भी निकला कि मैं उनका लड़का हूँ, मतलब उनका पुत्र हूँ, ऐसा नहीं। पहले पांडव काल में होता था कि जैसे कि राधे कर्ण, कौंतेय यानी कि कुंती के पुत्र, इस तरीके से पहले पता चलता था। आज तो एक प्रकार से पुरुष प्रधान ही है। 53 नंबर, परिवार और समाज में लिंगों यानी पुरुषों अथवा स्त्रियों के बीच स्थित शारीरिक और जैविक अंतर कैसा है? तो ये सार्वभौमिक अंतर है, यूनिवर्सल अंतर है। ठीक है, ये जैविक और शारीरिक अंतर जो है ये पहले से ये प्रकार से प्रकृति से ही मिला हुआ है, चूँकि शारीरिक अंतर बहुत सारा स्त्री पुरुष में आपको देखने को मिलता है। 54 नंबर क्वेश्चन से पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों का समाजीकरण बिल्कुल अलग ढंग से किया जाता है और पुरुषों से यह आशा की जाती है कि उनमें
पुरुषोचित गुण की पूरी तरह से विकसित हो, वे गुण कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, प्रभावी सक्रियता, सांसारिकता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व का गुण, स्वावलंबन, तार्किकता और प्रतियोगिता। इन सभी में पुरुष एक प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। स्त्रियों को ऐसा मतलब कि स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता ये सब नहीं बताया जाता है, उनको डिपेंडेंट बताया जाता है कि भाई आप के भाई के साथ जाओ, बाजार जाना भाई के साथ जाओ, बाजार जाना चलो मैं छोड़ देता हूँ, पिताजी लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआत से उनको इस तरीके के समाजीकरण में रखा जाता है। लेकिन पुरुषों का समाजीकरण थोड़ा इससे डिफरेंस होता है और ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पर बताई मैंने, इन सभी के द्वारा होता है उनका समाजीकरण। 55 नंबर क्वेश्चन है, बैकोफन का व लुईस बैकोफन और लुईस मॉर्गन ने परिवार के विकास में किन 5 स्तरों का उल्लेख किया है? तो पहला रक्त संबंधी परिवार यानी कि ब्लड संबंधित परिवार होता है, एक समूह परिवार होता है, एक जो है सिडेसियन परिवार होता है, एक पितृसत्तात्मक परिवार होता है और एक विवाह परिवार होता है। तो इस तरीके से विवाह के कई एक प्रकार से विकास के 5 स्तर बताए उन्होंने। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, नैरोबी में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की कॉन्फ्रेंस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा व विमर्श में यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। वे जिम्मेदारियां क्या हैं? तो उत्पादक के रूप में तथा परिवार के पालन पोषण के रूप में महिलाएं बच्चों, बूढ़ों, रोगियों, अपंगों व दूसरे असक्तों की देखभाल करती हैं महिलाएं ही, वो घरेलू सेवाएं भी करती हैं। तो इस तरीके से महिलाओं को डबल मेहनत पड़ती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़, कोई बीमार पड़ जाता तो भी महिलाएं ही देख रेख करती हैं, पानी देना हुआ, चाय देना हुआ, ठीक है, नाश्ता तैयार करना हुआ, सारी चीज़ें। लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? तो पहली बात, घरेलू श्रम के स्तर पर हाशियाकरण होता है। दूसरी बात, पारिवारिक वेतन के स्तर पर भी हाशियाकरण होता है। तीसरा, कामकाजी स्त्री का आविर्भाव। चौथा, घर बाहर के बीच तनी रस्सी पर चलने का रोमांच। तो ये सब लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण के विभिन्न पहलू हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू श्रम किस प्रकार का श्रम है? तो घरेलू श्रम में प्रजनन, बच्चों के पालन पोषण और घर गृहस्थी में लगने वाला श्रम सामाजिक रूप से आवश्यक उत्पादन का बड़ा हिस्सा होते हुए भी वास्तविक कार्य इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यह बाजार व व्यवसाय से दूर होता है। लेकिन फिर भी घरेलू श्रम जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, प्रजनन का, बच्चों के पालन पोषण का, घर गृहस्थी का। लेकिन महिलाएं ये सारा काम करती हैं, इसीलिए इस काम को, चूँकि इसका वेतन उनको नहीं मिलता है, बस वो घर में रहती, तो लोगों को लगता है कि भाई वो बेरोजगार हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं, वो काम करती हैं घर में रह करके। 59 नंबर क्वेश्चन से, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और अभी हाल ही में 2021 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 140 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अच्छा लिंगानुपात कब था? तो भारत में सर्वाधिक अच्छा लिंगानुपात 1901 में देखा गया, जो कि 972 था, यानी कि 1000 पुरुष पे 972 महिलाएं थीं। अगर बात की है वर्तमान में तो 943 महिलाएं लगभग जो है प्रकार से, मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष हैं अगर भारत में तो उन 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं ही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात या लिंग अनुसार, मतलब कि लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात मतलब होता है कि भाई एक पुरुष पर, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थीं? तो 943 महिलाएं थीं, ठीक है। 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर थी, प्रति 1000 पुरुषों पर। 62 नंबर, यानी कि मान लेते हैं एक देश है, वहाँ पर मतलब कि एक एरिया है, मान लेते हैं ये आपका कोई गांव है। अब इस गांव में अगर 1000 पुरुष होंगे तो वहाँ पर कितनी महिलाएं होंगी? 943 महिलाएं होंगी, यानी लगभग आपके 57 लोग जो होंगे उनके पास एक प्रकार से उनकी शादी या तो नहीं होगी या फिर किसी कारण के बस में जो है मतलब कि वो रणवे रह जाएंगे। 57 नंबर, मतलब 57 लोग ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से बिना शादी के ही रहते हैं या बिना स्त्री नहीं रहती है या कुछ भी होता है, तो 57 यानी कि या फिर साधु महात्मा बन जाते हैं, इस तरीके की, ठीक है। तो 1000 लोग भारत में अगर पुरुष हैं तो उनमें 943 महिलाएं ही होती हैं। ये 2021 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, केरल में लिंगानुपात ज़्यादा है, केरल की साक्षरता दर भी ज़्यादा है। 63 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में महिला सापेक्षता सर्वाधिक है? तो भारत में केरल राज्य में महिला जीवन का सापेक्षता स्तर जो है सर्वाधिक है, 76.3 वर्ष, मतलब कि 3 जो है वर्ष माना गया है महिलाओं का एक प्रकार से सापेक्षता स्तर। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है। 65 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.12 है। वर्तमान में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.66%। ठीक है। भारत में कितने % महिलाएं रोजगार युक्त हैं, यानी रोजगार जिनको मिला है? तो 31.6% महिलाओं को भारत में रोजगार मिला हुआ है, बाकी महिलाएं जो है बेरोजगार हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 68 नंबर क्वेश्चन से भाई। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी श्रमिक महिलाएं हैं, यानी जो काम करने वाली, श्रम करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 728.56 जो है लाख श्रमिक महिलाएं हैं, लाख। ठीक है। 728 लाख के आसपास लगभग। एक मिनट, ये गलत डाटा दिखा, इसको हटा दीजिए एक मिनट के लिए। ठीक है। चले 69 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करते हुए शिक्षा मात्र नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं होती, यानी कि शिक्षा के द्वारा हमारा समाजीकरण होता है। हम ये जान पाते कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या नहीं अच्छी हैं, चीज़ें हम जान पाते हैं। इसकी कोई ज़रूरी भी नहीं कि इसको आप इस प्रश्न को 68 को छोड़ दें, उसका कोई मतलब नहीं है। चलें, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी करवाने वाला है ये। ठीक है। और आप आगे चल करके क्या करना है, कैसे किस तरीके से अपनी लाइफ सेट करनी है, आपको यहाँ पर तमाम प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी। तो आप इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? पहला उद्देश्य होता है शिक्षा का, शिक्षा समाजीकरण में सहायक हो। समाजीकरण मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन में। आप कोई चीज़ समाज में रह करके जब सीखते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा के द्वारा ही आप सारी चीज़ों को जान पाते हैं। दूसरी बात, शिक्षा जो है व्यावसायिक कुशलता और प्रशिक्षण देने में सहायक है, यानी कि आपका स्किल डेवलपमेंट में, आपके व्यवसाय में आप अच्छा काम कर पाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है शिक्षित होना। तीसरी बात, शिक्षा गुणों और योग्यता का भी विकास करती है, अभिवृद्धि करती है। चौथी बात, संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण में शिक्षा ही जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियों को हस्तांतरित होते हुए देखता है। अगली बात, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षा जो है एक प्रकार से उसके द्वारा तमाम प्रकार के काम होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा में गतिशीलता तथा सार्थकता लाने के लिए शिक्षा में किन उपायों का उल्लेख किया? तो पहला उपाय, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना। इन्होंने कहा कि भाई कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया कि शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ा जाए। दूसरी बात, शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाए। तीसरी बात, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र को विकसित किया जाए। अगली बात, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए शिक्षा के द्वारा। इसके अलावा शिक्षण मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए, और इसको करते हुए समाज का आधुनिकीकरण यानी समाज को मॉडर्न बनाया जाए। ये एक प्रकार से कि कोठारी कमीशन या कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा में गतिशीलता और मतलब कि सार्थकता लाने के लिए ये तमाम प्रकार के काम पर बल दिया। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोगों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य सुझावों को बताइए। यानी कि ऐसे आयोग जिन्होंने स्त्री शिक्षा में सुधार या स्त्री या महिला शिक्षा आयोगों के नामों को उल्लेख करें जिन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किया है। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा समिति का नाम आता है, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का नाम आता है, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति का नाम आता है, कोठारी कमीशन का नाम आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षण समिति का नाम आता है, केंद्रीय सलाहकार समिति का नाम आता है। तो ये सब समितियां ऐसी हैं जिन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। इन सभी आयोगों व समितियों ने महिलाओं की शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार के हित लिए समय समय पर अपनी सलाह दी, सुझाव दिया है। उसके साथ ही साथ स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के भी सुझाव इन सभी आयोग और समितियों ने समय समय पर दिया हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। समाज के जिन बुद्धिजीवियों ने स्त्रियों की गिरती हुई दशा को सुधारने का कार्य किया उनके नामों का उल्लेख कीजिए। तो पहले विद्वान है डॉक्टर मतलब कि जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी।
दूसरे विद्वान हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, तीसरे विद्वान हैं केशव चंद्र सेन जी, चौथे हैं गोविंद रानाडे जी, पाँचवें हैं महर्षि कर्वे जी, ठीक है, और छठे हैं आपके स्वामी विवेकानंद जी महाराज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये सभी विद्वान ऐसे हैं, ये सभी पुरोधा ऐसे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिन लोगों ने एक प्रकार से स्त्रियों की गिरती हुई दशा को सुधारने का काम किया और स्त्रियों की स्थिति को उच्च बनाने का बहुत एक प्रकार से सफल प्रयास इन्हीं सभी लोगों के द्वारा किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, समाज सुधारकों के द्वारा समाज में व्याप्त किन किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। पहली बात तो सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें स्त्री के अगर पति मर जाते थे तो पत्नी जो होती थी पति के साथ चिता में कूद जाती थी, वो सती प्रथा थी। दूसरी बात, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि विधवा विवाह पहले नहीं होता था, इसीलिए विधवा बन करके समाज में जीने से अच्छा स्त्रियां मर जाना बेहतर समझती थी, इसीलिए कूद जाती थी, ठीक है, अपने पति के साथ। तो ये था भाई कि सबको कूदना पड़ता था। पहले क्या था कि भाई जिसका मन होता था वो सती होती थी, जिसका मन होता था वो नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि विधवा को गलत नज़र से देखा जाने लगा। आज भी समाज में अगर कहीं पर आप जा रहे विधवा रास्ते में मिल जाती तो लोग अपशगुन मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं। अपशगुन कुछ नहीं होता, विधवा है तो उसकी कोई गलती थोड़ी ना उसमें, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया कि भाई विधवा भी दोबारा विवाह करती थी। पहले क्या था समाज में कि विधवा एक बार अगर हो गई आप तो दोबारा शादी आपकी नहीं होती थी, इसलिए विधवाओं की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। तो विधवा विवाह की बात भी करी गई, यानी अगर आपके पति मर गए हैं तो आप दोबारा विवाह कर सकती हो, उसको प्रोत्साहन दिया गया। तीसरी बात, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, यानी जब बचपन में शादी हो जाती थी ऐसे में विधवाओं की संख्या लोग जल्दी मर जाते थे, ठीक है। तीसरी बात, महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों की उपेक्षा जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। क्योंकि पहले क्या था, डॉक्टर वगैरह इतने भी नहीं थे, तो जन्म देते वक्त बहुत सारी महिलाओं का देहांत हो गया था या हो जाता है। आजकल ऑपरेशन सिस्टम में, पहले नहीं था। तो ऐसे में तमाम प्रकार के कुपोषण और तमाम प्रकार की रोगों से ग्रसित महिलाएं जो होती थीं वो एक प्रकार से प्रसव के दौरान ही दम तोड़ देती थीं। तो ये सब एक प्रकार से आजकल बहुत कम होता है, तो पहले बहुत होता था। कम से कम 10 से 8 लड़के होते थे लोगों को, जिनमें से 2-3 बचते थे और बाकी सब मर जाते थे तमाम प्रकार के रोग वगैरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन से, शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। पहली बात तो स्त्री पुरुषों के परस्पर समयक मानवीय सम्मान की भावना विकसित हो गई है शिक्षा के द्वारा ही। इसके अलावा महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव आया है। महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है शिक्षा से। पर्दा प्रथा में कमी आई है, लोग खुल करके बाल खोल करके रील बना रही महिलाएं, ठीक है। और बाल के आप घूंघट की बात ही छोड़ो, अब ऐसे कपड़े जितने हल्के कपड़े पुरुष नहीं पहनते उससे हल्के कपड़े तो आजकल महिलाएं पहन रही हैं। जितने अंग पुरुषों के नहीं दिखते उससे ज़्यादा अंग तो महिलाएं दिखा रही हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं पे मतलब महिलाओं का मतलब ये नहीं, आजकल की जो शहरों की लड़कियां हैं बेसिकली, या जो महिलाएं शादी होने के बाद में भी आप देखते हैं वो ऐसा लोग पर्दा की बात करते हैं कि भाई घूंघट काटने की, घूंघट बरतिए छोड़ दो सही से, एक प्रकार से वो अपने शरीर को नहीं ढक पाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, पर्दा प्रथा में कमी आई है, दहेज प्रथा से राहत मिली है। महिलाओं का चूँकि 1961 में कानून बना दिया गया था, दहेज निरोधक कानून। हालांकि दहेज को लेकर कानून जरूर बनाया गया था, लेकिन उसमें एक प्रकार से अगर लड़का लड़की आपस में राजी हैं, उनके माता पिता दे ले रहे हैं, तो उसको सरकार नहीं रोक पाती है, ठीक है। महिलाओं का बेहतर बौद्धिक विकास हुआ है शिक्षा के द्वारा। महिलाओं के आर्थिक जीवन को संरक्षण मिला है शिक्षा के द्वारा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कुपोषण होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो आहार में उचित मात्रा में कैलोरी यानी ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, आयरन, इन सभी तथा कार्बोहाइड्रेट न मिल पाने के कारण से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण का एक प्रमुख कारण होता है अज्ञानता और अशिक्षा। अगर आप अज्ञान हैं, किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अशिक्षित हैं, तो आप जो है ये हो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि कितना कैलोरी किस व्यक्ति को लेना चाहिए, कितने विटामिन, कितने वसा, कितने खनिज, कितने लवण की आवश्यकता है, हालांकि गांव वगैरह में ये सब पता नहीं चलता, बस खाना खाना है, बस इतना पता है। शहर वगैरह में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से कितने लोग डाइट पर हैं। डाइट का मतलब ये होता है कि भाई वो कितना उनको कैलोरी लेनी, कितना प्रोटीन लेना, कितना विटामिन, कितना वसा, कितना फैटी भोजन करना है, वो कितना खनिज लवण लेना है, कैसे भोजन करना, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं उनकी। उनके शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। आहार नियोजन या आहार एक प्रकार से आयोजन के बारे में मैंने आपको समझाया था गृह विज्ञान में, तो उसमें एक प्रकार से यही 6 तत्व जो होते हैं, खास करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, खनिज, लवण, जल, इन सभी को तालमेल बैठा करके अगर आप लेते हैं तो आप बेटर तरीके से अपने आप को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आप कुपोषित नहीं होंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को कुपोषण का सामना किन कारणों से करना पड़ता है। पहली बात तो गरीबी कारण से, दूसरी अन्न की कमी होती है इसके कारण से, तीसरी परिवार में महिला का निम्न स्तर होता है, चौथी रूढ़ियाँ और परंपरा। अगर एक महिला ने खाना बनाया मान लेते हैं
और 4 लड़के हैं उसके, तो पहले अपने बच्चों को खिलाएगी, पति को खिला देगी, उसके बाद में जो बचेगा उसको खुद खाएगी, और अगर नहीं बचता है तो वो बनाने के चक्कर में फिर से आटा ना सानना पड़े, इस चक्कर में वो एक प्रकार से 1 या 2 रोटी खा करके और पानी पी के रात में लेट जाती और सुबह फिर से उठ करके बनाती, तब वो एक प्रकार से फिर सबसे लास्ट में खाती। सबसे पहले महिलाएं घर की उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। तो महिला इतना त्याग मेरे हिसाब से पुरुष नहीं कर पाएगा कभी, ठीक है। तो महिलाओं ने काफ़ी त्याग किया और कर भी रही हैं आज भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं आजकल की जो हुई हैं उसमें अब इनको जब ज़्यादा थोड़ा सा जो है बता दो कि भाई तुमको बड़ा कष्ट होता है, ये होता है, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एक प्रकार से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करती हैं। तो ये चीज़ मत करने का प्रयास करें कोई भी, ठीक है। बाकी आगे देखिए कि भाई अगला 78 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि से, ना कि बीमारियों की अनुपस्थिति से। यानी कि अगर आपके पास बुखार नहीं तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, आप मानसिक बीमार हो सकते हैं। आप किसी की बात आपके दिमाग में चल रही, साल रही है आपको, तो आप बीमार हैं, ठीक है। यानी कि सामाजिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि अगर आप है तो आप बीमार नहीं हो, यानी कि आप स्वस्थ हो। अधिकांशतः देखा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन से, किस समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो हिंदू समाज में पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया कि आधा अंग मानते हैं पुरुष लोग पत्नियों को अपनी, और पत्नियों से प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन से, किस काल में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। तो विशेष तौर पर मध्यकाल में जो है वो एक प्रकार से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है, जो कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी उच्च थी। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, किस व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की दुर्दशा इसलिए होती है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है, खाना खूब बनाना पड़ता है, और उनका एक प्रकार से देख रेख, चूँकि परिवार लंबा होता है तो उसमें स्त्रियां एक प्रकार से जो होती हैं खाना बनाओ, दिन भर काम में जुटी रहती हैं कि भाई इधर नाश्ता ख़त्म नहीं किया, उधर भोजन को तैयार हो गई, भोजन ख़त्म नहीं हुआ कि उधर जो है रात्रि का भोजन के लिए व्यवस्था करने लगी, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं के प्रति क्रूरता पूर्ण अपराध निरोधक विधेयक का प्रस्ताव कब पारित हुआ। दिसंबर 1995 में एक प्रकार से महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण अपराध निरोधक विधेयक जो है पारित किया गया। 83 नंबर क्वेश्चन से, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ। 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ दहेज निरोधक अधिनियम। ध्यान रखें परीक्षा में प्रश्न आएगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम कब बना। 1986 बना। 1961 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया गया 1986 में आकर के। 85 नंबर क्वेश्चन से, स्त्री तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम, चूँकि जो कन्याओं को या स्त्रियों को बेच दिया जाता था विदेशों में या फिर अन्य जगहों पर ले जा करके, उसको रोकने के लिए 1956 में एक प्रकार से कानून बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 86 नंबर प्रश्न आ चुका है। 86 नंबर प्रश्न, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ। तो 1 मई 1958 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न 87 नंबर, क्या स्त्री और कन्याओं का जो अनैतिक व्यापार होता था उसको रोकने के लिए। समाजीकरण क्या है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकीय प्राणी को, एक शारीरिक प्राणी को, एक जैविकीय प्राणी को, चूँकि जब बच्चा पैदा होता है तो जैविक प्राणी होता है, बच्चा एक जन्म जब लेते वक्त वो एक प्रकार से पशु की भांति होता है, एक जैविक प्राणी है, उसको सामाजिक प्राणी या सामाजिक स्वचेतन प्राणी में बदलती है समाजीकरण की प्रक्रिया। अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है समाजीकरण, और समाज को अस्थायित्व प्रदान करता है समाजीकरण। समाजीकरण के द्वारा बच्चा समाज के बारे में जानता है, समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें बच्चा सीखता है, वही होती समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए बड़ी उपयोगी होती है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 88 नंबर क्वेश्चन है, महिला उत्पीड़न की क्या प्रकृति है, बताएं, यानी नेचर क्या है महिला उत्पीड़न का। पहली बात तो दहेज से संबंधित यातनाएं और हत्याएं अगर करी जाती हैं तो वो एक प्रकार से महिला उत्पीड़न है। अगर महिलाओं को आप दहेज के लिए मारते हैं, यातना देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो ये एक महिला उत्पीड़न है। इसके अलावा पत्नी को पीटना बिना किसी वजह से या वजह से भी पीटना, किसी को मारना, चाहे आपकी पत्नी ने आपको गाली दिया हो या खाना ना दे रही हो तब भी अगर आप उसको मारते हैं तो ये दहेज मतलब ये आपका महिला उत्पीड़न है। आप उसके खिलाफ आप बताएं कि भाई हमारी पत्नी हमको खाना नहीं दे रही, तो आपको एक प्रकार से खाना देगी, चूँकि आपने ऐसा कोई कर्म किया होगा, आप दारू सारू पी करके घर पे आए होंगे इसलिए आपको खाना नहीं दिया होगा। तीसरी बात, भावात्मक दुर्व्यवहार अगर करेंगे, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करेंगे तो भी ये महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। यौन दुर्व्यवहार करेंगे, यानी ज़बरदस्ती अगर आप अपनी पत्नी के साथ ही एक प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, ज़बरदस्ती, पत्नी का मन नहीं है, आप ज़बरदस्ती एक प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। बात है यौन दुर्व्यवहार,
पांचवी बात, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। अगर विधवा कोई है उसके विरुद्ध आप हिंसा कर रहे हैं तो वो भी घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आती है। नारी हत्या और भ्रूण हत्या, यानी कि अगर आप भ्रूण हत्या कर रहे हैं, नारी हत्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्या मतलब कि पेट में आपने देखा कि भाई ये लड़की हो रही है और आपने तुरंत उसको वहीं पेट से ही मतलब कि उसको हत्या करवा दी, तो वो भी एक प्रकार से अपराध है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन से महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कारण क्या क्या है। पहली बात, पुरुष प्रधान समाज की वजह से महिला उत्पीड़ित है। दूसरी बात, धार्मिक रूढ़िवादिता भी कुछ है जिसके कारण से महिलाओं को निम्न स्तर प्राप्त है। तीसरी बात, अशिक्षा। चौथी, आर्थिक निर्भरता, चूँकि आर्थिक रूप से महिलाएं जो थी पुरुषों पर ही डिपेंड होती हैं, पुरुषों से ही उनको 150 रुपये मिलते हैं खर्चा पानी, तो इसलिए एक प्रकार से पुरुषों की उनको सुननी भी पड़ती है। पाँचवीं बात, संयुक्त परिवार। अच्छा, जिस समाज मतलब कि जब महिलाएं अपना खुद कमाती हैं तो फिर वो सुनती भी नहीं है। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कमाएगा तो दूसरे की टाप क्यों सहेगा, लेकिन अगर नहीं कमा रहा है, घर में ही रह रहा है, कोई इसके पास स्किल नहीं है, इसीलिए स्त्रियों को चाहिए, लड़कियों को, कि पढ़ाई लिखाई कर लें, अच्छे तरीके से कोई नौकरी वोकरी मिले तो ले ले, नहीं तो कोई टैलेंट उनके हाथ में हो जिससे वो 4 पैसा कमा पाएँ। जब आप 4 पैसा कमाएंगी तो आपका पति भी आपको डांट नहीं पाएगा क्योंकि आप पैसा कमा रही हो। संयुक्त परिवार भी एक प्रकार से महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कहीं ना कहीं पे है, और दोषपूर्ण व्यक्तित्व भी कभी कभी महिलाओं का होता है या फिर पुरुषों का, तो उसके कारण से भी महिलाओं को उत्पीड़न का सहारा, तब उत्पीड़न उनको झेलना पड़ता है। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दहेज क्या है। सामान्यतः दहेज का अर्थ होता है उस राशि से, उन वस्तुओं से, उस संपत्ति से जिसे कन्या पक्ष के द्वारा या कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है, बिल्कुल वही होता है दहेज। 91 नंबर क्वेश्चन से, वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। वेश्यावृत्ति से व्यक्ति में शारीरिक रोग हो सकता है। ठीक है। नैतिक पतन हो सकता है, व्यक्ति का नैतिक पतन, यानी कि मोरल उसका डाउन हो जाएगा। अगर आप वैश्याओं के यहाँ लगातार आप जाने लगें तो समाज में आपको लोग हे दृष्टि से देखेंगे, एकदम से नीचता की दृष्टि से देखेंगे, या वैश्याओं को भी और जो जाता है उसको भी। इसके अलावा अपराधों में वृद्धि होती है वैश्यावृत्ति से। स्वच्छंद संभोग को बढ़ावा मिलता है इससे। इसके अलावा व्यक्तिगत विघटन होता है, पारिवारिक विघटन होता है, परिवार में कलह मारपीट होती है, एक शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है वैश्यावृत्ति से। इसके अलावा सामाजिक विघटन तो होता ही है। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। दहेज के कारण और प्रेरक, यानी कि दहेज को मोटिवेट जो करते हैं ऐसे तत्व कौन से हैं। पहली बात तो जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र है। अपने ही जाति में एक प्रकार से लड़की चुननी है और वो एक प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, ये भी है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, या फिर एक प्रकार से नहीं भी पढ़ी लिखी है तो कहीं ना कहीं पे सीमित दायरा जिसके अंतर्गत आपको शादी करनी होती है। इस दौरान क्या होता है, लोग दहेज लेने के लिए बाध्य करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाल विवाह। तीसरी बात, विवाह की अनिवार्यता। विवाह तो भाई ज़रूरी है समाज में, अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो आप एक प्रकार समाज आपको जीने नहीं देगा। मतलब कि अगर आप विवाह ना करोगे, 30 साल के हो जाओ, तो विवाह अगर आपका नहीं हुआ तो 4 गाँव में जैसे निकलेंगे आप पूछेंगे, का हो भैया ब्याह ना करबो, का भैया ब्याह ना होते, का ऐसे पूछे लगी हैं, मौज ले हैं तहार, का हो ब्याह ना करबो, ऐसे रणवे रहबो। तो इस तरीके से क्या हुए कि मौज लेने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो विवाह की अनिवार्यता समाज में चूँकि ज़रूरी है। कुलीन विवाह, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्व, महंगी शिक्षा, प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा भी, ये सब एक प्रकार से दहेज के कारण और प्रेरक तत्व होते। कभी कभी क्या होता है, प्रदर्शन करने के लिए लोग झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, आजकल तो दहेज प्रतिष्ठा का ही बन चुका है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपके बगल के पड़ोसी के लड़के की शादी रही, वो मन 2 लाख रुपया दहेज पाई सी, अगर तोहरो शादी भई तो तू 2 लाख ना पैबो, तो पड़ोसी कहे रे हमरे में 2 लाख डेढ़ पाइन 50,000 तो मार लीस, हमसे तक कर लिए बात। यानी अगर दहेज जितना जगह दहेज मिला समझो उतना बहुत बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन ये मानसिकता एकदम क्षुब्ध मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। दहेज में क्या रखा है, आप खुद ही कमा लोगे जो भी कमाना होगा। तो प्रदर्शन के द्वारा झूठी प्रतिष्ठा, गतिशीलता में वृद्धि, सामाजिक प्रथा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें दहेज प्रथा के कारण से, मतलब दहेज के मोटिवेटर हैं। दहेज कभी मेरे हिसाब से इस तरीके की मानसिकता को लेकर के कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, समाज में दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव क्या हैं। सबसे पहली बात, बालिका वध। दहेज प्रथा को लेकर के बालिका वध कभी कभी हो जाते हैं, नहीं चूँकि लड़की पैदा हुई तो लोगों को पता चलता है कि भाई दहेज देना पड़ेगा, 4-5 लाख का बजट बन गया तो कन्या को मार देते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक विघटन होता है, आत्महत्या और हत्या लोग कर लेते हैं। दृढ़ग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नी विवाह, बेमेल विवाह, विवाह की समाप्ति, अनैतिकता, अपराध को प्रोत्साहन, मानसिक बीमारियां, स्त्रियों की निम्न स्थिति, ये सब एक प्रकार से समाज में दहेज प्रथा के दोष और कुप्रभाव हैं।
लोगों को लगता है कि लड़की पैदा होगी तो मानो कितना बड़ा संकट आ गया। लोग टेंशन में हो जाते हैं, शुरू से लेकर के फंड इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें शुरुआत से। 94 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहली बात तो स्त्री शिक्षा का विस्तार करें, स्त्रियों को पढ़ाएं लिखाएं। दूसरी बात, जीवन साथी के चुनाव का स्वतंत्रता दे दें कि भाई लड़की को जिसको चुनना है वो चुन ले। तीसरी बात, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दें, यानी कि दूसरी जाति में भी विवाह कर सकें आप। चौथी बात, लड़कियों को नौकरी करने की स्वतंत्रता दी जाए। पाँचवीं बात, मतलब कि स्वस्थ जनमत हो। छठी बात, युवा आंदोलन करें। और इसके अलावा दहेज विरोधी कानूनों को सख्ती से पालन किया जाए। जब तक युवा लोग इसमें सामने जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लड़के लड़की आपस में सामने आकर के बोलें कि भाई मेरे को ना दहेज लेना है ना मेरे को दहेज देना है। मतलब जब लड़के लड़की आपस में आकर के इस तरीके सामने आएंगे तो फिर एक प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। लेकिन अगर लड़का लड़की सामने आकर के बोलें कि हमको दहेज इतना चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो उनके माता पिता के द्वारा, चूँकि उन्होंने पाला है, वो मतलब कि वो सोचते हैं कि भाई हमने लड़के को पाला है तो हम कुछ पाएंगे। लड़की वाले बेचारे एक प्रकार से शुरुआत से निस्बत बनाते कि हाँ हम 2 लाख रुपये तक दे सके थे। तो इस तरीके से हमारे के हिसाब से लड़कों वाले को मांगना नहीं चाहिए, और स्त्री जो लड़की वाले हैं उनको जो मन कहे दे, जो मन कहे ना दे, अपने हिसाब से मतलब जितना उनका बजट है अपने हिसाब से काम करें। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, 95 नंबर क्वेश्चन से, वेश्या वह स्त्री होती है जो धन अथवा वस्तु के बदले अवैध यौन संबंधों के लिए अपना शरीर अर्पित करती है। इस प्रकार अवैध संबंध के लिए शरीर को अर्पित करना ही वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति की इस परिभाषा को किस अधिनियम के उल्लेख में मिलता है? तो महिलाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो 1956 में आया था, इस उल्लेख मतलब इसमें मिलता है। ये एक प्रकार से वेश्यावृत्ति की परिभाषा दी गई कि वेश्या वह स्त्री होती है जो धन या वस्तु के बदले में अवैध यौन संबंध बनाती है। अवैध मतलब कि जो कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से वैध नहीं है। दूसरे स्त्री दूसरे पति होते हैं, मतलब कि उसमें मतलब स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, उनकी शादी नहीं होती है, और इस तरीके से यौन संबंध बनाते हैं। अपना शरीर जो है एक स्त्री अर्पित कर देती है एक पुरुष को। इस प्रकार अवैध संबंध के लिए शरीर को अर्पित करना ही वेश्यावृत्ति है। ये परिभाषा महिलाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में दी गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 96 नंबर प्रश्न आ चुका है, वेश्यावृत्ति की क्या क्या विशेषताएँ हैं? देखिए, पहली विशेषता, यह एक सार्वभौम प्रकृति का व्यवसाय है। सार्वभौम प्रकृति मतलब ये आप देखते हैं हर जगह पर वेश्यावृत्ति, हर एक समाजों में, बड़े से बड़े समाजों में वेश्यावृत्ति खूब दबा के होती है। इसके अलावा इसमें अवैध यौन संबंध स्थापित होता है। इसके अलावा इसमें भावात्मक उदासीनता पाई जाती है। इसमें इमोशंस नहीं होते हैं। अगली बात है, स्वच्छंद संभोगी वेश्यागमन करते हैं लोग। इसके अलावा यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है आज। इसके अलावा इस व्यवसाय के विविध रूप देखने को समाज में मिलने लगे हैं। तो ये वेश्यावृत्ति की तमाम विशेषताएं सामने आ रही हैं। 97 नंबर प्रश्न है, वेश्याओं के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। वेश्याएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। वंशानुगत वेश्याएं कुछ होती हैं, यानी कि जिनकी माता भी वेश्या थीं, पिता भी एक प्रकार से माताएं वेश्या थीं, तो उनकी बच्ची लड़की भी वेश्या हो गई, जैसे कोठे वगैरह पे, तो ये वंशानुगत वेश्याएं। वासना पीड़ित वेश्याएं कुछ होती हैं, यानी कि जो एक प्रकार से जिनका इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं और वो वेश्यावृत्ति करने लगती हैं महिलाएं, यानी जिनका एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जिनकी जो इच्छाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं वो पूरी नहीं होती, उस दौरान कुछ एक प्रकार से ऐसा कर्म करती हैं। इसके अलावा परिस्थितिजन्य कुछ ऐसी वेश्याएं होती हैं जो कि सिचुएशन उनके अनुरूप नहीं होती है, मतलब उनको या पैसे की कमी होती है या उनको समाज में वो स्थान नहीं मिलता जो चाह रही होती है, उस दौरान वो फ्रस्ट्रेट रहती हैं। तो इस दौरान या पैसे रुपए के लिए परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ जाती है कि उनको एक प्रकार से वेश्या बनना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा चौथी कोठे वाली वेश्याएं, जो इनका परंपरागत धंधा वही ये कोठे पर रहती हैं। इस तरीके से आजकल तो ये 5वीं कॉल गर्ल्स, यानी जो कॉल गर्ल्स के रूप में शहरों वगैरह में आपको शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं क्या जानूंगा, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो इसमें वेश्याओं के प्रकार में ये सब चीज़ें हैं। तो कॉल गर्ल्स होती हैं जो फ़ोन वगैरह पे लोग, ये इसमें जो अच्छी मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऐसी लड़कियां शामिल होती हैं कॉल गर्ल्स में जो कि प्रकार से धंधे के रूप में इसको देखती हैं। ये कोठे पर नहीं रहती हैं, ये बस केवल फ़ोन नंबर अपना ऑनलाइन सारा सिस्टम बैठाएंगी, उस पर डेटिंग वगैरह या तमाम प्रकार की चीज़ों पर। अच्छा, डेटिंग ऐप दूसरा होता है मेरे हिसाब से, और ये कॉल गर्ल्स वाला सिस्टम जो है ये अलग टाइप होता है। इससे ये एक प्रकार शारीरिक सुख के लिए ऐसी वो चीज़ें होती है, और कॉल गर्ल्स लोग को फ़ोन करके लोग बुलाते हैं, ये अपना सिस्टम चलता है सब। कैरियर वेश्याएं कुछ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा होटलों की वेश्याएं कुछ होती हैं, होटल वगैरह में रहती हैं। जो कुछ रखेल वेश्याएं होती हैं, गांव वगैरह में रखेल वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब वेश्याओं के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न वेश्यावृत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए।
पहली बात तो निर्धनता के कारण से लोग करती हैं वेश्यावृत्ति। नौकरी की प्रतिकूल दशाएं जब हैं, चूँकि नौकरी नहीं मिलती है तो इस दौरान भी कुछ लोग कॉल गर्ल्स का या फिर जो है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डांस का काम शहरों की लड़कियां बहुत सारी आप देखते हैं बहुत जगहों पर करती हैं कि भाई वो एक प्रकार से दिन में पढ़ाई करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, रात में जा करके अपना ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या कहीं पर जो है डांस वगैरह करती हैं या कुछ भी करती हैं और पैसे रुपए कमाती हैं। तो ये वेश्यावृत्ति के यही सब कारण है। तीसरी बात, ऊंचे जीवन स्तर की चाहत के लिए लड़कियां खास करके ऐसा करती हैं। मतलब ऊंचे जीवन चाहत मतलब कि उनको हाई फाई सोसाइटी में या कपड़ा अच्छा पहनना है, सैंडल अच्छी पहननी है, उनको मेकअप अच्छा करना है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए वो एक प्रकार से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए रुपए कमाने के चक्कर में ऐसा करती हैं। इसके अलावा आय का सरल साधन है ये। सरल साधन की इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और इसमें आराम से एक प्रकार से पैसा भी मिल जाता है, ठीक है, और शारीरिक सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये एक प्रकार से एक सरल साधन होता है पैसा कमाने का। बस थोड़ा सा अपना इज्जत थोड़ा दांव पे लगा दो। इज्जत मतलब कि समझ रहे हैं ना, अगर एक इज्जतदार लड़की होगी तो ऐसा कभी जीवन में नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इज्जतदार लड़कियां भी सिचुएशन ऐसी पड़ जाती हैं कि ऐसा उनको करने पर मजबूर हो जाता है। और पुरुष लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो ऐसे घिनौने काम करते हैं जा करके। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे ये समाज में होती भी हैं, सभी लोग जानते भी हैं और तमाम प्रकार के कानून भी जानता है इन चीज़ों को, लेकिन इन पर बैन या इन पर एक प्रकार से रोक नहीं लगवाता या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो आय का सरल साधन है, जल्दी कमाने का साधन है। बेरोजगारी की वजह से भी लोग ऐसा करती हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण जब से बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेश्यावृत्ति बढ़ी है। पारिवारिक दशाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जिसके कारण से बच्चे जो होते हैं एक प्रकार से बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियाँ जो होती हैं उसके कारण से भी पड़ोस वगैरह अगर अच्छे मिल जाते, मतलब जैसे कहते हैं ना, महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस, यानी अगर पड़ोसी आपके ऐसे मिल गए वेश्या टाइप के, वेश्यावृत्ति टाइप वाले, तो आप भी वैसी में चले जाएंगे। चूँकि दोषपूर्ण संगति, अब वो रहीम जी का दोहा मुझे याद आता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, भुजंग क्या, एक ठू विष के बूंद आजकल मिल जाए, एक आदमी कहे चलो भैया सिगरेट पिए, तुरंत चल दे हैं सिगरेट जाके पिए हैं चे, आप चाहे पिए थे चाहे नहीं, दारू पिए भा, दूसरे के पैसे पिए भा, तुरंत चल दे हैं चलो पिया ही। तो दोषपूर्ण संगति बहुत ज़्यादा इस समय है। अस्वस्थ मनोरंजन, जैविकीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण, तमाम प्रकार के जो कारण है ये वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 99 नंबर क्वेश्चन है, महिला को पुरुषों की तुलना में निम्नतर आंकने के कौन कौन से कारण है। पहली बात तो महिलाओं के घरेलू कार्य को अनुत्पादक समझना, यानी कि वो उतना काम न समझना जितना वो करती हैं। पुरुष प्रधान के कारण अधिकारों में असमानता है, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी है, घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी है, पारिवारिक कार्यों में निर्णायक भूमिका एक प्रकार से महिलाओं की नहीं होती है, ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित बिल क्या है। तो यह बिल कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए लाया गया है। बिल सुप्रीम कोर्ट में 15 वर्ष पुराने फैसले विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो ये कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। 101 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम का उल्लंघन करने पर किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो यदि कोई प्रबंधक या मालिक जो है उपर्युक्त अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की सज़ा और लगभग 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है। कार्यस्थल पर अगर होता, कहीं पर महिलाएं काम करने गई और दुर्व्यवहार हो जाता महिलाओं के साथ, तो उसको जो मालिक होगा उसको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। 102 नंबर क्वेश्चन से, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पहली बात, आपराधिक हिंसा में बांट सकते हैं, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा, घरेलू हिंसा और आपराधिक हिंसा, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, इन तीनों हिंसों में आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध शोषण और उत्पीड़न के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो पहली बात तो पितृसत्ता या पुरुष प्रधानता है, इस कारण से महिलाओं के विरुद्ध शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है। आर्थिक निर्भर भी हैं चूँकि पुरुषों पर, वो महिला अशिक्षित हैं, सामाजिक कुप्रथाएं तमाम सारी और पारिवारिक तनाव, ये तमाम प्रकार के कारण हैं जो कि महिलाओं के विरुद्ध शोषण और उत्पीड़न के हैं। 104 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थिति है जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। हैरोल्ड लास्की ने इस कथन को कहा था अधिकारों की परिभाषा को देते हुए। 105 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम नारी के रूप में पृथ्वी को माना गया है, यानी प्रथम नारी कौन है, पृथ्वी स्वयं है। इस मत का उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में पृथ्वी को एक प्रथम नारी के रूप में एक प्रकार से माना गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन से मानवाधिकार की सोच कब से प्रारंभ हुई है। तो सबसे मतलब जब से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना हुई तब से मानवाधिकार की सोच जो है सामने आई है। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहाँ लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में लागू हुआ महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है जब तक समाज में निजी संपत्ति की अवधारणा रहेगी पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानेगा और तब तक पुरुष द्वारा किया गया व्यभिचार न्यूनतम अपराध माना जाएगा। यह विचार किसका है। तो ये सिमोन द बोवार का एक कथन है। सिमोन द बोवार द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका हैं। ठीक है। बहुत बड़ी महिला लेखिकाओं में इनका नाम आता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कानून के सम्मुख सभी बराबर हैं, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण का अधिकार है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका उल्लेख मानवाधिकार की घोषणा पत्र में मिलता है। और कानून के सम्मुख सभी समान है अनुच्छेद 14 जो भारतीय संविधान का है विधि के समक्ष समता की बात करता है। हालांकि विश्व स्तर पर देखें तो मानवाधिकार में एक प्रकार से सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। यह विचार किस महापुरुष का है। महात्मा गांधी ने महिलाओं को लेकर के कहा था कि मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। 111 नंबर क्वेश्चन से मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास व दासता के विरुद्ध विश्व सम्मेलन कब सामने आया। 25 सितंबर 1926 को सामने आया। 112 नंबर क्वेश्चन से मानव अधिकारों को लेकर के बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से काम करवाएं। तो मानव अधिकारों को लेकर के बलात्श्रम पर सम्मेलन कब हुआ था। तो 28 जून 1930 को हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन से मानव अधिकारों की पहली सुव्यवस्थित घोषणा कब की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इसीलिए एक प्रकार से 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 115 नंबर भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1993 में पारित किया गया था भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 116 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक में या किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो एक प्रकार से धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म, प्रजाति किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 14 में एक प्रकार से विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है भारतीय संविधान में। इसके अलावा आप देखते हैं अनुच्छेद 17 वो अनटचबिलिटी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये सब एक प्रकार से भारतीय समाज में समानता के अधिकारों की बात करी गई। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। उसी में 15 में धर्म, लिंग, जाति यानी स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 ही बताता है। 117 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक कौन सा अधिनियम प्रदान करता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो आया था 1956 में, इसकी धारा 14 जो है, धारा 14 मतलब कि अनुच्छेद 14 धारा 14 वो एक प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 14 है ये बताती है कि स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक एक प्रकार से पुरुषों के बराबर महिलाओं का भी होता है। 118 नंबर क्वेश्चन से उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाएं यानी जो उपेक्षित है समाज के द्वारा या किसी के द्वारा उनके भरण पोषण के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन से 119 नंबर प्रश्न आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्या है। तो जम्मू कश्मीर की किसी भी हिस्से में जन्मी लड़की किसी अन्य राज्य के युवक से शादी कर ले तो उसके राज्य से जुड़े मौलिक अधिकार एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं। ये पहले प्रावधान था। ठीक है। यानी महिला जम्मू कश्मीर की लड़की केवल जम्मू कश्मीर में ही शादी कर सकती थी, लेकिन जब से धारा 370 को मोदी जी ने हटाया, यानी कि जब से बीजेपी सरकार के द्वारा जो ये काम किया गया, हालांकि बड़ा सराहनीय काम और बहुत बड़ा काम किया गया, जम्मू कश्मीर का जो 370 हटा है वो कोई दूसरी सरकार मेरे हिसाब से ना कर पाती। और आज लगभग जो एक प्रकार से मतलब ये जो काम 370 वाला हुआ है वो काम कभी भी नहीं हो पाता मेरे हिसाब से, जहाँ तक, चूँकि ऐसा कोई सरकार इतने ऊंचे लेवल का सोच नहीं रख पाती। तो इसमें क्या था कि भाई जो महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ है इसको ये भी समाप्त हो गया उसी के साथ साथ। 120 नंबर क्वेश्चन है नागरिक अधिकारों की पसंदीदा मतलब कि संविदा में नागरिक अधिकार क्या है। तो पहली बात जीवन की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा विधि के समक्ष समानता, पांचवा दासता और बलात्श्रम का निषेध
और अगला छठा, यातना और उत्पीड़न से सुरक्षा। ये सब एक प्रकार से नागरिक अधिकारों की पसंद मतलब कि संविदा में नागरिक अधिकार ये सब शामिल हैं। ये सब हर एक नागरिक के अधिकार होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से, हिंदू स्त्रियों के संपत्ति का जो अधिनियम आया 1939 में, हिंदू स्त्रियों को किस तरह के अधिकार मिले थे उसमें 1939 वाले में। तो इस अधिनियम के अनुसार बिना वसीयतनामा लिखे ही जिस हिंदू पति की मृत्यु हो जाती है उस पर की गई मतलब उस पर यह अधिनियम लागू होता है कि विधवा स्त्री को अपने पति के संयुक्त परिवार की संपत्ति में पति के हिस्से के बराबर हिस्सा मिलता है। यानी कि मान लेते किसी का हस्बैंड खत्म हो गया और पत्नी है और 2 भाई हैं, तो उनमें पत्नी का एक प्रकार से, यानी जो बड़ा भाई मान लेते हैं, बड़ा भाई खत्म हो गया और उसकी पत्नी है और एक प्रकार से एक भाई और है, उसकी भी शादी हुई गई, तो जो पत्नी है, पति मर गया तो पत्नी को उसका पति वाला हिस्सा मिल जाएगा आधा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। 122 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 में किसके लिए विशेष महत्व किया गया है या किसके लिए विशेष महत्व का है। 1937 का जो अधिनियम था मुस्लिम शरीयत अधिनियम, इसमें किसका विशेष महत्व है। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए खास करके इसमें योगदान है। मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बहुपत्नी रखना, पर्दा प्रथा, पुरुषों को तलाक लेने का विशेष अधिकार दिया गया था। ये सब अधिनियम मुस्लिम स्त्रियों को भी तलाक के लेने का अधिकार, मतलब इसमें मुस्लिम स्त्रियां भी अब तलाक जो है मांग सकती थीं। ये अधिकार मुस्लिम स्त्रियों को मिल गया। पहले पुरुष ही तलाक मांगते थे, लेकिन इसमें महिलाएं भी तलाक मांगने की योग्य समझी जाने लगीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 123 नंबर प्रश्न आ चुका है। 123 नंबर प्रश्न है, 1946 का अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम विशेष परिस्थितियों में ही अपने पति से अलग रहने पर भरण पोषण का अधिकार प्रदान करता है। वे परिस्थितियां क्या क्या हैं। पहली बात तो एक पत्नी की उपस्थिति में पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो। दूसरी बात, पत्नी किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हो जाने हो जो उसे पत्नी के संसर्ग से ना हुआ हो तो। इसके अलावा पत्नी को पति से पहले से ही छोड़ रखा हो तो भी उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा पति निर्दयता का व्यवहार करे या पत्नी उसके साथ रहना खतरनाक समझती हो तो भी उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। यदि पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो भी उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा अलग रहने के लिए। आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 किससे संबंधित है। यह एक्ट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित है। ठीक है, मजदूरों से संबंधित है। इस फैक्ट्री एक्ट में मजदूरों तथा अन्य श्रमजीवियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और इसके अनुसार 9 घंटे का कार्य दिन निर्धारित कर दिया गया है कि 9 घंटे ही काम एक दिन में करना है। इसी एक्ट में समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है। 125 नंबर क्वेश्चन से, महिलाओं के कार्य संबंधी नियम का कानून क्या है। तो भारत सरकार ने इस कानून के द्वारा वे कार्य जिनमें स्त्रियों के लिए ज़्यादा खतरा हो या स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचने की संभावना हो, ऐसे सभी कार्यों पर महिलाओं के लिए प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये महिलाओं के कार्य संबंधी कानून बनाए गए। 126 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में जो आया उसमें सजा देने का क्या प्रावधान है। पहली बात तो जो है वेश्यालय चलाने वाले को 1 से 15 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बात, वेश्यालयों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो तथा वेश्या की आय पर आधारित हो, ऐसे व्यक्तियों को 2 साल का कारावास या 1000 रुपये के दंड का प्रावधान रखा गया है। 127 नंबर क्वेश्चन से, देवदारी एक्ट कब पारित किया गया था तथा इससे क्या प्रावधान है इसके। तो 1923 में मुंबई सरकार के द्वारा देवदासी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार देवदासी बनाने के लिए की गई विधि या संस्कार, चाहे उसमें व्यक्ति की सहमति हो या ना हो, गैर कानूनी मानी जाएगी। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 128 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को कब और किस लिए संशोधित किया गया। तो अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिए दहेज को लेने व देने को संज्ञेय अपराध घोषित करने की दृष्टि से दहेज निरोधक अधिनियम में 1986 में आवश्यक संशोधन किया गया था। 129 नंबर क्वेश्चन से, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 जो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसको क्यों शारदा एक्ट कहते हैं। तो सन 1924 ईस्वी में क्या हुआ, 1924 ईस्वी में हरबिलास शारदा के द्वारा विवाह की आयु निर्धारित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सन 1929 में यह विधेयक बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से पारित किया गया। यही कानून जनता में शारदा एक्ट के नाम से भी लोकप्रिय हुआ, चूँकि इसको हरबिलास शारदा के द्वारा विवाह की आयु निर्धारित करने के लिए पेश किया गया था 1924 में। 130 नंबर क्वेश्चन से, कानून नियमों का वह संग्रह है जो राज्य के न्यायालयों के द्वारा विशिष्ट स्थितियों के लिए प्रमाणित, व्याख्यायित और लागू किया जा सकता है। यह कथन किसका है।
तो कानून नियमों का एक संग्रह होता है, बिल्कुल राज्य के न्यायालय के द्वारा विशिष्ट स्थितियों के लिए प्रमाणित होता है, व्याख्यायित होता है, लागू किया जाता है। ये कथन कहा था मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है 131 नंबर। प्रश्न है, निजी कानून क्या है और उसमें व्याप्त भिन्नताएं कौन कौन सी हैं? उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामले में विभिन्न धर्मों पर आधारित उनके अलग अलग कानून हैं। भारत का संविधान देश के निजी कानूनों में व्याप्त तमाम असमानताओं को मद्देनजर राज्य से यह आग्रह करता है कि वह समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करे, जिससे कि निजी कानून में व्याप्त भिन्नताओं को समाप्त किया सके। चूँकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम कभी कभी काम करने लगते हैं, इससे क्या होता है कि एक ही समाज में एक ही देश में रहने वाले लोग जो होते हैं वो वैमनस्यता का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई हमारे में ये नियम क्यों बना दिया, उनके में नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, टकराव होता है। तो ये टकराव खत्म करने के लिए जरूरी है समान सिविल संहिता का निर्माण किया जाए, सभी पर सभी को समान कानून फॉलो करना पड़े, ऐसा नियम जरूरी भी है समाज के लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी लेक्चर आपको पेपर 1 के भी एक आध लेक्चर मैं और दे दूंगा, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। प्लेलिस्ट में और आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।